एक वेद पाठ के लिए हम लोग गए हुए थे यूपी मिर्ज़ापुर में। मैंने वो वीडियोस क्लिप्स बना करके जब अपलोड की तो कमेंट्स में बाढ़ आ गई विरोधियों की। वो बोलते हैं, अरे सत्यानाश करके रख दिया तुमने, एक महिला वेद पाठ कर रही है, मंत्र शुद्ध पढ़ रही है, ये तो मंत्र ऐसा है ही नहीं। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि महिला आप पढ़ रहे हो, सुन भी नहीं सकती है वेद मंत्र। तो वो मैदान में ऐसी हस्तियां भी उतरी जो मंच पर बैठ करके महिलाओं की भीड़ को संबोधित कर रही हैं। मैंने उनको जवाब दिया, यदि महिला वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, नहीं सुन सकती, तो वही हमारे भाई जब विवाह संस्कार कराते हैं, उन्हीं के साइड में वो बेचारी बधू बैठी रहती है, तो वहां से उसको उठा क्यों नहीं देते कि महिला वेद मंत्र नहीं सुन सकती। परिवार टूट रहे हैं, बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, तो ये जो समस्या है इस पर यदि आप प्रकाश डालना चाहिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। देखो, एक बहुत आज के टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन जब हम किसी से इस बारे में क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कहता है, वो कहता है एक जनरेशन गैप है, और ये बोल करके शब्द दे करके पीछा छुटा लेता है कि भाई ये तो होगा, 20-30 साल का गैप आ रहा है, कैसे कवर कर पाओगे। लेकिन मेरा मानना ये है, क्या जनरेशन गैप इसी सेंचुरी में आना था? आज भी बुजुर्ग ये गलती करते हैं जो मुझे एज अ यूथ फील होती है। सोशल मीडिया भी एक संस्कार का निर्माण कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इंद्रियों को पकड़ने वाले ज्यादा लोग हैं। सोशल मीडिया में जो जो हम देखते हैं वैसे ही हमारा पहनावा होता जा रहा है। आप देखो, ये कटे फटे कपड़े पहनना ये शौक नहीं था इनका, इनको पहनने भी नहीं थे। इनको क्या लगा, अच्छा उर्फी इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उसको अच्छा बता रहे हैं, मुझे भी पहनना है, शायद मेरे लिए भी वो सब होगा। तो यही कारण हो जाता है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, अगर वो जरा सा भी गलत कदम उठा ले तो मेरे देश का युवा इतना बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता कि वो कर रहा है उसके लिए वो ट्रोल हो रहा है, तुम क्यों पीछे पीछे जा रहे हो। जो मेरे देश के युवा को देश के विषय में सोचना था, राष्ट्र संस्कृति के उत्थान के विषय में सोचना था, वो मेरे देश का युवा आज फालतू की कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ है। बस ग्लास लेकर के बैठ जाना है, पानी में हल्दी डाल देनी है, हमें वो बोतल में छेद कर करके उसमें पानी डाल के और बस ये शावर करके करना है। क्या कुछ भी मतलब चल रहा है। देखो, ये सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका है संस्कार डेवलप करने के लिए, लेकिन तब है जब उसको कोई पॉजिटिव वे में यूज करे। आप सभी का स्वागत है आज के इस हमारे पॉडकास्ट में। हम बैठे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जो कि सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली में घटित हो रहा है, और हमारे साथ आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ बैठी हैं, छवि सनातनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है छवि जी हमारे इस कार्यक्रम में। मैं इनका परिचय देना चाहूँ, जो हम कहते हैं कि खग ही जाने खग की भाषा, तो जो हम बात करते हैं कि युवा किस दिशा में जा रहा है, तो उन युवाओं को कैसे वो दिशा प्रदान करेंगी, उसके लिए उन्होंने टीम बना के रखी है। वो सोशल मीडिया में काइंड ऑफ, आप जो हम आज का एक टर्म बोलते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेकिन एक पॉजिटिव टर्म में कि वो सही दिशा की ओर वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो आपका तो बहुत बहुत स्वागत है छवि जी। धन्यवाद राधा जी। और आपको इस कार्य के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि ये कार्य सरल नहीं है। बिल्कुल। और कोई भी अगर इस यात्रा में वो अपना वो प्रारंभ करता है, तो हम सोशल मीडिया में कहते हैं जो ट्रोलिंग पार्ट है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट, क्योंकि कमेंट सेक्शन ओपन होते हैं, कोई भी आपको कुछ भी बोल के कुछ भी चला बोल जाता सकता है है। जी। तो मैं यहीं से प्रारंभ करना चाहूंगा। आपने एक वेद के मंत्र का बहुत ही अद्भुत उच्चारण किया था, लेकिन उस पर कई आरोप प्रत्यारोप, खंडन मंडन, जो भी कहें, बहुत सारी बातें हुई। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? ठीक है, मैं यजुर्वेद का द्रुत गति से पाठ कर रही थी वहां पर। एक वेद पाठ के लिए हम लोग गए हुए थे यूपी मिर्ज़ापुर में। तो मैंने वो वीडियोस क्लिप्स बना करके जब अपलोड की तो कमेंट्स में बाढ़ आ गई विरोधियों की। वो बोलते हैं, अरे सत्यानाश करके रख दिया तुमने, एक महिला वेद पाठ कर रही है और आप इसको द्रुत गति से बोल रहे हो। महिला वेद पाठ करना तो दूर, सुन तक नहीं सकती है। तो मैंने कुछ टाइम उसका वेट किया, तो वो मैदान में ऐसी हस्तियां भी उतरी जो मंच पर बैठ करके महिलाओं की भीड़ को संबोधित कर रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन एक समय के बाद में मुझे उनका जवाब देना पड़ा और मैंने उत्तर दिया उनको, तर्क के माध्यम से बताया कि एक महिला वेद पाठ सुनना तो छोड़िए, करती भी है और कर रही है अभी। इसलिए तो मैंने वो पार्ट के रूप में वो बताया उनको कि एक महिला कैसे वेद पाठ कर सकती है। तो ये जो ट्रोलिंग है, ये जो कमेंट्स है, ये आपको प्रभावित करती हैं डे टू डे लाइफ में? मतलब जो आप कार्य कर रही हैं, कभी लगता है कि मैंने कौन सा कार्य चुन लिया जिसमें मुझे बस सुनना पड़ रहा है? ये तो देखो भ्राता जी, हर कार्य में है, ये यही काम नहीं है कि इन्फ्लुएंसर का ही नहीं, कोई भी काम हो, ट्रोलिंग हर जगह होती है। अभी हमें लग रहा है कि हम जिस काम को कर रहे हैं शायद यही हम ट्रोल हो रहे हैं,
हर जगह पर व्यक्ति ट्रोल होता है, कोई भी काम हो, और संघर्ष तो होता ही है, कोई भी कार्य, इसलिए हम वो विचार नहीं करते। और अगर संघर्ष नहीं होगा, ये बोलने वाले लोग नहीं आएंगे, तो हमें हिम्मत कहाँ से आएगी? ये हमें मोटिवेट करते हैं। मुझे इसका कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है कि ट्रोल हो रहे हैं या फिर कुछ भी। बहुत बढ़िया। तो मैं विषय अब प्रारंभ करना चाहूँगा। आज का जो एक ज्वलंत मुद्दा आता है, और यूएस में भी वो दिखा कि उसने इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया कि परिवार टूट रहे हैं, बच्चे संस्कारहीन हो रहे हैं, उनका जो संबंध है अपने पुराने पूर्वजों से, पीढ़ियों से, अपने विरासत से, वो दूरी बना रहे हैं। और जो एक आप बोलेंगे जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल है कि भोग विलास ही, या योलो जो वो टर्म बोलते हैं, यू ओनली लिव वंस, एक ही जीवन मिला है, जो भी करना है कर लो, प्लेजर ड्रिवन जो हम कहते हैं। तो ये जो एक परिस्थिति प्रभावित हो रही है, या यही आने वाले समय में परिवार का निर्माण करेगी और वही फिर सभ्यता का निर्माण करेगी। तो ये जो समस्या है, इस पर यदि आप प्रकाश डालना चाहिए कि ये कितनी बड़ी समस्या है। ठीक है, देखो, एक बहुत आज के टाइम पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन जब हम किसी से इस बारे में क्वेश्चन करते हैं तो वो क्या कहता है? वो कहता है एक जनरेशन गैप है, और ये बोल करके, शब्द दे करके पीछा छुटा लेता है कि भाई ये तो होगा, 20-30 साल का गैप आ रहा है, कैसे कवर कर पाओगे? लेकिन मेरा मानना ये है, क्या जनरेशन गैप इसी सेंचुरी में आना था? उससे पहले नहीं आ रहा था? आप केवल पीछा छुटा रहे हो, आप उसका सोल्यूशन ढूंढिए। और मुझे लगता है सोल्यूशन के लिए हमारे यहाँ एक वर्ड कहा जाता है, माता निर्माता भवति। आपने संस्कार वर्ड बोला ना, तो संस्कार यदि बच्चे में अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, वो बच्चा यदि संस्कारों के साथ बड़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई समस्याएं आएंगी। हालांकि संस्कार कई तरह से डेवलप होते हैं, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा प्रचलित है, माता निर्माता भवति। माँ निर्माता होती है, निर्माण करती है किसी बालक का, उसमें संस्कार डेवलप करती है। लेकिन कई तरह से बच्चे में संस्कार डेवलप होते हैं, उसमें सोसाइटी का भी रोल होता है, पेरेंट्स का भी रोल होता है, उसके साथ में जो उसका फ्रेंड सर्कल है उसका भी रोल होता है, और उसके साथ शायद आपको अटपटा लगे, यहाँ तो हम ये कह करके पीछा छुटाते कि एक माँ का रोल है, माँ जो सिखा रही है, जो कह रही है, वो बच्चा संस्कार उसके अंदर आ रहे। नहीं, बच्चे के जन्म से पहले भी उसके संस्कार इस बार उसके साथ में चल रहे हैं। शायद आपको अटपटा लग रहा होगा। 3 तरह से संस्कार डेवलप हो रहे हैं। मेरे साथ में जो संस्कार है, वो मेरे पास 3 तरह के संस्कार हैं। एक जो पूर्व जन्मों में मेरे साथ थे, वो मेरे चित्त पर अंकित हो गए थे और वो आज भी प्रभावी हैं। जैसे कोई व्यक्ति गायन करता है, उसने सीखा नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से गा लेता है, बहुत मीठी वाणी है। आप कहते हो अरे इसके परिवार में भी नहीं गाता है कोई, इसने सीखा भी नहीं है, परमात्मा की देन कह करके आप उससे पीछा छुटा लेते हो। लेकिन नहीं, वो पिछले जन्मों में बहुत अच्छा गायक रहा होगा, उसने उस चीज का प्रयास किया होगा, इसलिए इस जन्म में वो संस्कार उसके चित्त पर अंकित था, इसलिए वो इस जन्म में भी प्रभावी है। पहला तरीका कि पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ में होते हैं। दूसरा तरीका, माँ के गर्भ से ही बच्चों के साथ में संस्कार डेवलप होते हैं। जैसे आज के टाइम पे यदि बोला जाए कि जब आपके गर्भ में माताओं के संतान आ जाए, तो उनको वो सब कार्य करने चाहिए जो वो अपनी संतान के अंदर डालना चाहते हैं। लेकिन हम क्या करते, उल्टा हो रहा है। जैसे ही गर्भ में संतान आई, हमने कहा डॉक्टर से बस किसी तरह बेड रेस्ट मिल जाए इस बार तो, है ना, यही हम करते हैं। और फिर बाद में कहते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है कि हमारा बच्चा आलसी हो गया। आप वो भी तो चीजें रिपीट कीजिए कि आपने क्या किया था जब गर्भावस्था में वो बच्चा था। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि दूसरी तरह से जो संस्कार डेवलप होते हैं, जो भी क्रियाकलाप माता कर रही है उस 9 महीने के अंदर, वो उस बच्चे पर पूरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। जो भी कुछ कर रही है, जैसे यदि आपके पास कोई स्किल्स है, इसको आप एक्सपीरियंस्ड भी कर सकते हैं, जो हमारी ऑडियंस है, माताएं हैं, आपके पास यदि कोई स्किल्स है और आप वो अपने बच्चे को देना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस 9 महीने के काल में आपको उस स्किल्स पर वर्क करना चाहिए। और आप देखना, स्वतः ही बिना सीखे ही आपके बच्चे में वो स्किल्स आ जाती है। तीसरा होता है, सोसाइटी से डेवलप होते हैं संस्कार। जैसे जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, बच्चा नमस्ते कर रहा है तो क्या कहते हैं, बड़ा संस्कारी बच्चा है। ये कहाँ से सीखा, उसने सोसाइटी में देख करके सीखा है। बच्चा झूठ नहीं बोलता है तो उसमें सोसाइटी का रोल है। 3 तरह से संस्कार डेवलप हो रहे हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार, दूसरे जो माँ के गर्भ से सीख के आया है, और तीसरे संस्कार वो जो हम सोसाइटी से ले रहे हैं। तो मुझे लगता है बच्चे को इन तरीके से संस्कारित किया जाए, जनरेशन गैप बोल करके पीछा नहीं छुटाना चाहिए। तो छवि जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो जनरेशन गैप शब्द का प्रयोग करके हम पल्ला झाड़ रहे हैं, पीछा छुड़वा रहे हैं, मेहनत नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? एक अध्यापक की तरह कि एक बदमाश बच्चा है या पढ़ने में कमजोर है, तो हम मेहनत नहीं करना चाह रहे कि जो सिर्फ तेज बच्चे हैं उनको हमने पढ़ाया और फिर बाकियों को नहीं पढ़ाया। तो आप, एक तो आपने संस्कारों की बात की कि परिवार के स्तर पे करना, एक आपने बात की कि हमें मेहनत करनी है, जो आउटरीच हम बोलते हैं कि यूथ तक पहुंचना होगा, उन पर हम ये आरोप नहीं लगा सकते कि वो दिशाहीन हो गए हैं। यही आप
Okay. मतलब वो ऐसे हैं, ये उनकी गलती नहीं है, राइट? आप ठीक है। यही कहना चाह रहे मैं जो कह रही हूँ मेरा मतलब ये नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम उनको ये बताएं कि संस्कार कैसे डेवलप होते हैं। आप ये जो बोल रहे हो कि जनरेशन गैप ऐसा तो होगा आपका, ये हमारा ये नहीं भाई। उनको समझाओ, उनको डायरेक्टली ये मत बोलो कि ये वाला यूथ तो दिशाहीन हो गया। हम क्या काम करते हैं, जैसे ही आज भी बुजुर्ग ये गलती करते हैं जो मुझे एज अ यूथ फील होती है। वो क्या करेंगे, उनके पास में कोई बच्चा जा करके बैठा, अरे हमारे बच्चे तो सुनते नहीं है, हमारे बच्चे तो ये नहीं करते, इनको तो पूरे दिन मोबाइल चलाना है, इनको तो बुजुर्गों के पास नहीं बैठना। अच्छा वो बैठे क्यों? जब वो आकर के बैठा आपने उसकी बुराइयां शुरू कर दी। मुझे नहीं लगता कोई भी मनुष्य ऐसा होगा संसार में जो अपनी बुराइयां सुनना पसंद करेगा, है ना। तो हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, परिवार का माहौल वैसा क्रिएट करो। आप यदि बच्चे को कोई चीज देना चाह रहे हो, कुछ सिखाना चाह रहे हो, तो उसको पहले अपने विश्वास में ले लो। उसको ये बिलीव दिलाओ कि हाँ हम तेरे हैं, हम जो भी बोल रहे तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। अब क्या लगता है बच्चे को, उसको पहले ही बता दिया कि जनरेशन गैप है। उसको ये लग रहा है जनरेशन गैप है, मेरा बाप कुछ नहीं जानता, मेरी माँ कुछ नहीं जानती, ये अपनी एज के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, ये तो पुराने जमाने की बात करते हैं, मैं नए जमाने का बच्चा हूँ। उसको पहले ये दिला दिया विश्वास कि हाँ भाई जनरेशन गैप है, तो वो ये सोचता है मुझे इनकी क्यों सुननी है, मैं अपनी एज के लोगों की बात सुनूंगा। जो मेरा फ्रेंड सर्कल है मैं उसकी तरह अपने आप को लेकर के चलूंगा। और मुझे बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए, वो यूथ इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करता है। तो कुछ यूथ हमारे बीच में ऐसे भी हैं जो नाम तो इन्फ्लुएंसर का लेकर के बैठे हैं लेकिन दिशाहीन कर रहे हैं। जैसे मैं सुन रही थी किसी को, बहुत ज्यादा फेमस है वो, उन्होंने कहा कि पैसा कमाओ मौज काटो, दुनियादारी से कोई लेना देना है नहीं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भाई तुम पैसे के बल पर वहां पहुंच रहे हो, ये पैसा कहीं से उड़ करके आ रहा है क्या, पेड़ से तोड़ करके लाए हो? इस सोसाइटी ने तुम्हें दिया है, समाज ने तुम्हें प्रसिद्धि दी है, पैसा दिया है, और आप यूथ को ये संदेश दे रहे हो कि पैसा कमाओ मौज काटो, दुनियादारी से लेना देना नहीं। क्यों नहीं दुनियादारी से लेना, उसी से तो हम लोग पैसा कमा रहे हैं। मानवता का ध्यान रखें, उसको भी वैसे ही लीड करें, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन वो इतने बड़े पद पर पहुंच करके ये कह रहे कि बस तुम पैसा कमाओ और कुछ है नहीं। तो ये तो मुझे संदेश उचित लगता नहीं है। काश वो वहां पहुंच करके ये कहते कि पैसा कमाओ, सोसाइटी से कमाओ, लेकिन मानवता का भी ध्यान रखना, गलत तरीके से पैसा मत कमा लेना। तो अपने आप को पता नहीं कौन कौन इन्फ्लुएंसर बोलते फिर और कुछ भी बोल देते हैं बैठ करके। मुझे बड़ा अफसोस होता है, और हमारा यूथ उसको फॉलो कर रहा है, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स है उनके, वो कुछ भी बोल देते हैं, वो बात अटल हो जाती है। तो ये मुझे उचित नहीं लगता। हमारा जो रोल मॉडल है जिसको हम सुन रहे हैं वो भी बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ये मायने नहीं रखता कि वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, वो फेमस है कि नहीं, वो व्यक्ति होना चाहिए जिसके विचार अच्छे हैं, उसको रोल मॉडल मानो, चाहे वो आपके पेरेंट्स है, आपके टीचर्स है, कोई भी हो। तो आपने जो 3 संस्कार की बात की, तो आज के समय में एक चौथा पिलर भी आ गया कि सोशल मीडिया भी एक संस्कार का निर्माण कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। भले जिस भी दिशा की हो। मतलब अब सोशल मीडिया में तो हर तरह के लोग हैं, लेकिन इंद्रियों को पकड़ने वाले ज्यादा लोग हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए, सोशल मीडिया को हम सोसाइटी में भी डाल सकते हैं, है ना। वो उसी की तरह काम कर रही है, जैसे सोसाइटी को देख करके हम अपने हमारे अंदर संस्कार डेवलप होते हैं, वैसे ही सोशल मीडिया में जो जो हम देखते हैं वैसे ही हमारा पहनावा होता जा रहा है। आप देखो, ये कटे फटे कपड़े पहनना ये शौक नहीं था इनका, इनको पहनने भी नहीं थे। इनको क्या लगा कि अच्छा सोनाक्षी सिन्हा इतने अच्छे फॉलोवर्स हैं, अच्छा उर्फी इतने अच्छे फॉलोवर्स हैं, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, सुपरस्टार है, उसने ये पहना है और लोगों ने ट्रोल नहीं किया है, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, उसको अच्छा बता रहे हैं, मुझे भी पहनना है, शायद मेरे लिए भी वो सब होगा। तो यही कारण हो जाता है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं अगर वो जरा सा भी गलत कदम उठा ले, तो मेरे देश का युवा इतना बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता कि वो कर रहा है उसके लिए वो ट्रोल हो रहा है। तुम क्यों पीछे पीछे जा रहे हो? मैं अक्सर कहती हूँ, किसी ने कड्डी फटी जीन्स पहन ली, तुम एक बार ये तो सोचते कि उसने क्यों पहनी है, चलो छोड़िए उसका भी अलग रखिए, मैं क्यों पहन रहा हूँ ये सोचिए ना, क्या रीजन है इसके पीछे। किसी ने बाल कर्ल कर लिए तो मुझे भी कर्ल करके जाने, मतलब कुछ भी ट्रेंड बना दो। और आपने देखा अभी सोशल मीडिया पे, जो मेरे देश के युवा को देश के विषय में सोचना था, राष्ट्र संस्कृति के उत्थान के विषय में सोचना था, वो मेरे देश का युवा आज फालतू की कंटेंट क्रिएशन में लगा हुआ है। आप देखो कितने ट्रेंड आते हैं, अभी वो पानी में पता नहीं हल्दी घोल रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। कितना, मतलब मैं ऐसे कह सकती हूँ कितना टाइम है मेरे देश के युवा के पास में, इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, इतने काम है करने के लिए, वो कीजिए। नहीं, तुम ये सिद्ध कर रहे हो कि हम इतने ठाली हैं, इतने निठल्ले हैं, हमारे पास इतना टाइम है कि हम वो वाला कंटेंट जरूर बनाएंगे जो ट्रेंड में चल रहा है। बस ग्लास लेकर के बैठ जाना है, पानी में हल्दी डाल देनी है, हमें वो बोतल में छेद कर करके उसमें पानी डाल के और बस ये शावर करके करना है। क्या कुछ भी मतलब चल रहा है कंटेंट क्रिएशन के नाम पे। देखो, ये सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका है संस्कार डेवलप करने के लिए, लेकिन तब है जब उसको कोई पॉजिटिव वे में यूज करे।
इसलिए मेरा इन्फ्लुएंसर्स से भी यही कहना है, आप एक अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, आपके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनको मिसगाइड ना करें। आप उनको वही चीज बताएं जो अच्छी हो, समाज के हित में हो, मानवता के हित में हो। मतलब सोशल मीडिया आप कह रहे हैं दो धारी तलवार की तरह है, आप बिल्कुल। जिस प्रकार से प्रयोग करें। और जो हॉलीवुड की एक मूवी स्पाइडरमैन, उसमें एक डायलॉग भी आता है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी साथ में आती है, राइट? तो ये आप कह रहे हैं कि जो भी इन्फ्लुएंसर हैं उनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप जो कह रहे हैं उसका प्रभाव ऑडियंस पर पड़ता है पड़ता है। बिल्कुल। वैसे मैं तो नाम लेना चाहूँगा, जैसे केबीसी में समय रैना आए थे, तो उन्होंने ये कह दिया कि अगर मुझे 12 साल का कोई बच्चा देख रहा है तो उनके पेरेंट्स का एक फेलियर है कि मुझे क्यों देख रहा है, राइट? तो ये जो स्टेटमेंट है, इस पर यदि आप कुछ कमेंट करना चाहें तो। देखो, अभी जो ये सब कुछ हुआ, समय रैना है, अपूर्वा है, ये जो इन्होंने कॉमेडी, एक स्टैंड अप कॉमेडी के माध्यम से और पता नहीं कैसे कैसे इन्होंने अपने प्रोग्राम्स के माध्यम से लोगों को मिसगाइड किया, गंदी भाषा का उसमें उपयोग किया, तो हमारे लोगों में भी एक भड़कने जैसी स्थिति पैदा हुई। वो भड़के उन पर। उस समय रैना ने जो उत्तर दिया कि वो पेरेंट्स का फेलियर है, मैं सही मानती हूँ उसको किसी हद तक, लेकिन मैं उस ऑडियंस को भी तो कहना चाहती हूँ, आपने समय रैना को तो गाली दे दी कि कैसी कॉमेडी कर रहा है, डार्क कॉमेडी कर रहा है, लेकिन मेरा क्वेश्चन वही है जो समय रैना ने किया। भाई तुम ये भी तो देखो, तुम्हें किसी नॉर्मल जोक पे हंसी नहीं आ रही है, तुम्हें भी तो वही डार्क कॉमेडी चाहिए, फिर आप ब्लेम कर रहे हो समय रैना को। वो तो करेगा, उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हैं, उस चीज से फेम मिल रही है। इसलिए जो कदम हमने अब उठाया, हमने समय रैना को, किसी ने कहीं ट्वीट कर दिया, किसी ने कहीं गालियां दे रहे, वो आप कुछ समय पहले भी तो कर सकते थे, जब उसकी शुरुआती थी आप तब भी तो कर सकते थे। अब तो अच्छी खासी फेम उसके पास में है, वो इस काम को करेगा क्योंकि उसको पैसा दिया जा रहा है, लोग सुन रहे हैं। फेलियर उसका नहीं है, गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी जो ऑडियंस उसकी सभा में बैठी हुई है, जो वहां पर बैठ करके सुन रही है। नॉर्मल जोक बोलता है तो हंस नहीं रहे हैं, डार्क जोक बोला ओ गजब हो गया। आप देखो जिस कॉमेडी के लिए वो अभी रोस्ट हुए थे पीछे, बहुत ज्यादा निंदा भी उनको झेलनी पड़ी उसके लिए, तो मुझे नहीं लगता जब वो बोल रहे थे तो उनकी ऑडियंस बहुत तेज तेज तालियां बजा रही थी, वो सुन रहे थे, वो उनका समर्थन कर रहे थे। तो भावावेश में व्यक्ति कोई भी बोल जाता है। आइए तो ऑडियंस को देखना चाहिए कि हम किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छी चीजों को प्रमोट करें कि गलत चीजों को। बाद में ब्लेम करने से फायदा नहीं होता है कुछ भी। तो हमने समस्याओं पे बात की, समाधान के रूप में संस्कारों के ऊपर भी बात की। इस पर यदि आप कुछ अपना कमेंट और जोड़ना चाहते हैं तो आप प्लीज। देखिए, मैं ये कहती हूँ कि आज के टाइम में जब संस्कार डेवलप करने की बात होती है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं, हम जॉब करते हैं, ठीक है, हमें टाइम नहीं है, 7/24 बिल्कुल टाइम नहीं है हमें, हमारे पास अपने बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। कोई हॉस्टल में डाल दे रहा है, कोई कह रहा है कि कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल तो जा रहा है, वहीं से संस्कार मिल जाएंगे, वहीं से शिक्षित हो जाएगा। पूरे दिन बच्चा स्कूल जाता है। लेकिन मेरा ये पेरेंट्स से भी निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप स्कूल के भरोसे बच्चे को मत बैठाइए। मुझे नहीं लगता वो स्कूल आपके बच्चे को शिक्षित करने के अलावा संस्कार भी देता है। स्कूल के ही अंदर ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा संस्कारित हो रहा है स्कूल जाके, भाई तथाकथित एजुकेशन केवल ले सकता है आपका बच्चा, संस्कारित नहीं होगा। आप स्कूल्स की कंडीशन जाके देखो, आपको लग रहा है स्कूल्स हमारे वाले टाइम के थे। तुम्हारे स्कूल में गुरुकुल पद, जब तुम पढ़ते थे तो गुरुकुल पद्धति अपनाई जाती थी, गुरुओं के कुल में रह करके पढ़ते थे। आज का बच्चा ईशा के कुल में रह करके पढ़ रहा है, कैसे संस्कारित हो जाएगा? आप खुद विचार कीजिए इस बात पर। स्कूल्स की कंडीशन देखिए, जो पेरेंट्स सोच रहे कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, एजुकेशन के साथ साथ संस्कार ले रहा है, आप एक बार स्कूल्स की कंडीशन देखो जा करके। मतलब वो जो मैं बोलना भी उचित नहीं समझती, एज अ यूथ, एज अ फीमेल, वो सब चीजें स्कूल के अंदर हो रही हैं और टीचर्स सामने खड़े कुछ नहीं बोल रहे। क्यों? वो कहते हैं हमें सैलरी मिल रही, पढ़ाने के लिए मिल रही, इन बच्चों को संस्कार देने के लिए नहीं, इन्हें टोकने के लिए नहीं। अच्छा, बच्चा टोकता भी है, जैसे कि रिलेशनशिप वगैरह और पता नहीं क्या क्या अफेयर्स चल रहे हैं, स्कूल से ही शुरुआत होती है इनकी, कहीं बाहर से नहीं होती है। जो पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चे को संस्कार मिल रहे हैं, नहीं भाई, स्कूल से उसकी नींव इतनी गंदी होकर के जा रही है। ये जो भी रिलेशनशिप अफेयर्स जो भी कुछ चल रहा है, ये स्कूल से चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को घर से संस्कारित करिए। आप यदि वहां से संस्कारित कर रहे हैं तो आपका बच्चा शायद सोसाइटी में जाकर के बच सकता है। स्कूल के भरोसे बैठे हो तो बिल्कुल नहीं। ईशा कुल में तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ तुम्हारा बच्चा संस्कारित हो ही नहीं सकता। आज आप देखो, जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे बहुत समय पहले में, तो वहां पर चाहे राजा का बेटा पढ़े, भिखारी का बेटा पढ़े, वहां भिक्षाटन परंपरा को फॉलो करता था वो, है ना। एक निश्चित दिन होता था कि इस दिन में हमारा बालक जाएगा और वो गांव में जाकर के भिक्षा मांगेगा। पता था
जो गांव के लोग हैं उनको भी पता था कि आज गुरुकुल के बच्चे आने वाले हैं, तो वो अपने घरों की बेस्ट से बेस्ट चीजें लेकर के खड़े कि बच्चों को भोजन देना है, बच्चों को अनाज देना है, बच्चों को वस्त्र देने हैं, दक्षिणा देनी है, तो बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर के खड़े होते थे। अब बच्चा भिक्षा के लिए जा रहा है और वो द्वार पे जा करके कह रहा है माता भिक्षाम देहि, और वो दे रहे हैं, वो देख रहा है बेस्ट चीज दी है अपने घर की, उसके चित्त पर एक संस्कार अंकित हो रहा है कि मुझे केवल मेरा परिवार नहीं पढ़ा रहा, इस समाज का भी बराबर योगदान है, ये मेरे रहने की व्यवस्था करते हैं, मेरे खाने की व्यवस्था करते हैं, मेरी पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं। अब जब भी वो बच्चा ग्रेजुएट होकर के निकलेगा, उसके चित्त पर एक संस्कार अंकित हो चुका है कि तुझे समाज ने पढ़ाया है, और वो जब ग्रेजुएट होकर के कोई भी काम करे, जॉब ईटीसी कुछ भी करे, उसके माइंड में ये रहेगा कि मेरे ऊपर समाज का ऋण है। लेकिन वर्सेस अगर हम आज की स्थिति देखें, आज जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, कोई बच्चा जा रहा है डॉक्टर्स की तैयारी करना चाह रहा है, एमबीबीएस बीएएमएस कुछ भी अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो जाता है कोटा के लिए, ठीक है। अगर कोई आईएएस आईपीएस बनना चाह रहा है, यूपीएससी एग्जाम में जाना चाह रहा है, वो जाएगा मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर। अब आप वहाँ के बच्चों से जाकर के उनकी कंडीशन पूछो, उनके पेरेंट्स की वो भी कंडीशन नहीं होती कि वो उनको जो कोचिंग की मंथली फी है वो उसको भी पे कर सकें। लेकिन कैसे कर रहे हैं आपको जानते हो? किसी के पेरेंट्स लोन ले रहे हैं, किसी के पेरेंट्स मजदूरी कर रहे हैं, तब जाकर के वो बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं। अब बच्चे के माइंड में प्रेशर है कि जिस भी दिन मेरी जॉब लग जाती है, बाय चांस किसी दिन मैं कुछ बन गया, तो सबसे पहले ये पैसा चुकाऊंगा जो मेरे बाप ने लोन लेकर के लिया था, चाहे उसके लिए मुझे भ्रष्टाचार क्यों ना करना पड़े। और एक बहुत मजे की बात है, हम एक सेशन में बैठे थे, छोटे छोटे बच्चे थे वहां पर, तो सक्सेस को लेकर के चल रहा था। तो बच्चों से मैंने क्वेश्चन किए, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो? तो वो कहता ना, छोटे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह था। तो वहां से कोई बोला कि हम टीचर बनना चाहते हैं दीदी, दूसरा बोलता है कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक कहता है कि मैं कांस्टेबल बनना चाहता हूँ। फिर एक बच्चा खड़ा हुआ, वो अद्भुत ही था, उसने कहा मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, अगर वहां जाकर के मैं इंस्पेक्टर बन जाऊं तो बल्ले बल्ले हो जाए। मैंने कहा तू नॉर्मली कांस्टेबल बन जाता भाई, नॉर्मल ही इंस्पेक्टर बन जाता। तो वो कहता है कि आपको नहीं पता दीदी। मैंने कहा हाँ बताओ क्या बताना चाहते हो? तो कहता है अरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नंबर 2 की कमाई बहुत है, ऊपरी पैसा बहुत है। यानी छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो फी पे कर रहे हैं उसको चाहे मैं भ्रष्टाचार के माध्यम से या कुछ गलत करके कैसे भी करूं, लेकिन उसको वसूल लूंगा। अब कितना अंतर आ रहा है, वो जनरेशन गैप तो छोड़िए, आप यहाँ देखिए यहाँ कितना अंतर आ रहा है। वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति को फॉलो करते थे, राजा का बेटा तो भी भीख मांग रहा है, और यहाँ यहाँ प्राइड वाली बातें होती है। तो पहले करप्शन की बातें बोली नहीं जाती थी, हाँ की जी, जाती थी, अभी तो ओपनली खुल्लम खुल्ला खुला लोग चल बोल रहा है, रहे सब हैं कुछ कि, एकदम खुला चल और रहा है। कुछ लोग तो प्राइड भी फील कर रहे हैं हाँ, कि इसलिए हम मैं ये नहीं कहती कि अपने बच्चों को भाई डायरेक्टली बस स्कूल से अभी निकालो और गुरुकुल में डाल दो। आप परखो, बुद्धि विवेक से काम लेकर के आप देखो कि कैसी शिक्षा देना चाहते हो अपने बच्चे को। पर हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी कि जिस शिक्षा पद्धति से आज आपका बच्चा पढ़ रहा है, मैकोले शिक्षा पद्धति को फॉलो करके जो ईशा के कुल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप शिक्षित कर सकते हो। उसको नौकरी के लिए केवल तैयार कर रहे हो कि उसको मंथली सैलरी मिल जाएगी। उस बच्चे में आप मोरल वैल्यूज नहीं देख सकते, उस बच्चे में आप संस्कार नहीं देख सकते हो। इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से गाइड करके चले, मेरा ये मानना है। ईशा कुल बोल रहे हैं, मतलब कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, हाँ राइट? बिल्कुल आज के बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया। तो अभी आपने निर्भरता पे जैसे बात की कि समाज के प्रति कृतज्ञता जो लोगों में समाप्त हो रही, तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो एक दिलीप मृदुल जी हैं उत्तर प्रदेश के ही, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, मुझे आज भी याद है, कि आप रोटी के बारे में सोचो, क्या आप रोटी स्वयं उपलब्ध करा सकते हो क्या प्रतिदिन का? तो बोला हाँ, हम आटा है, आटा गूंथ करके रोटी बना सकते हैं। फिर पूछा गया आटा बना सकते हो क्या? तो हाँ, गेहूं है, मैं पिसवा देता हूँ, आटा बन जाएगा। फिर पूछा गया कल गेहूं ला सकते हो क्या? फिर हाँ ठीक है, बाजार से ला सकते हैं। लेकिन अब बोला गया कि गेहूं उगा सकते हो क्या? हाँ, वो भी उगा सकते हैं। कल परसों ला सकते हो क्या? मतलब नहीं, उसके लिए तो 4 महीना प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं है कि तीसरे चौथे पांचवें दिन हम अपना भोजन भी स्वयं से बिना किसी पे निर्भर हुए आप अपनी व्यवस्था कर पाए, और फिर हम कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट है या इंडिविजुअलिस्टिक है। तो समाज के प्रति तो कृतज्ञता होनी चाहिए। मेरा आखिरी प्रश्न होगा, जहां से हमने प्रारंभ किया था, कि वो जो ट्रोल्स थे, वो जो कमेंट्स थे मंत्रों के ऊपर, तो उसका प्रत्युत्तर, उसका जवाब आपने किस प्रकार दिया था? देखिए, पहले तो वहां मैंने मंत्र बोला, तो उसमें कमेंट्स मैं बताती हूँ क्या थे। लोगों ने कमेंट्स की मंत्र शुद्ध पढ़ रही है, ये तो मंत्र ऐसा है ही नहीं, द्रुत गति से कहाँ मंत्र पाठ होता है,
मंत्र पाठ तो गायन विधि से होता है। ये मैं बहुत अल्प बुद्धि वाले लोगों की बातें बता रही हूँ। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि महिला आप पढ़ रही हो, सुन भी नहीं सकती है वेद मंत्र। तो मैंने उनका बाय पार्ट मैंने उनको जवाब दिया, यदि महिला वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, नहीं सुन सकती, तो वही हमारे भाई जब विवाह संस्कार कराते हैं वहां पर बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं। बिना मंत्र पाठ के तो विवाह संभव नहीं है। उन्हीं के साइड में वो बेचारी बधू बैठी रहती है, तो वहां से उसको उठा क्यों नहीं देते कि महिला वेद मंत्र नहीं सुन सकती, वहीं बैठी रहती है। लेकिन इनको क्या है, तर्क हम ही से करना होता है। फिर इतिहास से बहुत प्रमाण मिल जाते हैं। मैं किस किस का नाम आपके सामने लूं? मैत्रेयी है, अपाला है, घोषा है, माता सीता और कौशल्या को जब हम पढ़ते हैं, जब राम जी को वन जाने के लिए आदेश मिला, तो पता चलता है वहां पढ़ रहे हैं वाल्मीकि रामायण में 17वें सर्ग में, वहां पता चल रहा है कि माता कौशल्या बैठ करके मंत्र पाठ कर रही है, यज्ञ कर रही है। तो बिना मंत्र पाठ के वो यज्ञ संभव हो गया। मंडन मिश्र की पत्नी है उभया भारती, दो पुरुषों के बीच में शास्त्रार्थ चल रहा है, वो बैठ करके वहां निर्णायक बैठी हुई है, निर्णय कर रही है शास्त्रार्थ का। क्या बिना जानकारी के वो निर्णय ले रही है कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं? वेद मंत्र पढ़े होंगे, सुने होंगे। माता द्रौपदी है, माता कुंती अथर्व वेद की विदुषी है। आप ये देखिए कितने प्रमाण नहीं मिल जाते। माता रुक्मिणी हमारे बीच में है। और मैं तो अक्सर कहती हूँ, इस भारत के अंदर बहुत सी माताएं रही हैं जो पुरुष भी वैद्य रहे हैं, माताएं भी रही हैं, जो एक अथर्व वेद का उपवेद है आयुर्वेद जी। तो आप उसको वेद की श्रेणी में रखेंगे? क्या बिना आयुर्वेद पढ़े माताएं हमारी इस सब विद्या को जान गई? वो वैसे ही इलाज कर देती थी। केवल पुरुष ही तो वैद्य नहीं थे, माताएं भी थी। माताओं का इलाज माताओं के द्वारा ही होता था। तो क्या बिना अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद पढ़े उन्होंने आपका इलाज कर दिया? सब कहने की बातें केवल कह रहे हैं, सब नीचा दिखाने के लिए बैठे। और मैं तो कहती हूँ, तुम आज छवि सनातनी को रोक रहे हो। तुम पहले अपने मंचों से जया किशोरी जी को उठाओ, बोलो। वो भी तो बैठ करके मंत्रों का पाठ कर रही हैं, श्लोक पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, सुना रही हैं, सब काम हो रहे हैं। आज वो स्थिति नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर पहुंच चुके हैं, बहुत उड़ान भर ली है, तो अब तो तुम पर काटने लायक बचे नहीं हो। निंदा करते हो, उस ट्रोल का मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और मैं कहती हूँ, जितनी भी बहन इस ट्रोल का शिकार होती हैं, मंत्र पाठ कर रही हैं, वेद पाठ कर रही हैं, कितने गुरुकुल चल रहे हैं भारत के अंदर, प्रतिदिन संध्या मंत्र पाठ वेद पाठ हो रहे हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि इन ट्रोलर्स से बिल्कुल ना घबराएं। अब तो हम बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। मंत्र पाठ भी करेंगे, वेद पाठ भी करेंगे, ब्रह्मा भी बनेंगे, यज्ञ के सब काम करेंगे। इनकी पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए सुने और दूसरे कान से निकाल दें। मैंने भी यही काम किया था। आपको तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस कार्य के लिए, और आपके माता पिता को भी साधुवाद जिन्होंने आपके जैसे संतान को संस्कारित करके बड़ा किया। और आपका